जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक 2.2 स्टार्ट करवा रही हूँ आपको। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या चीज़ है? प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जिसको प्रोसीड करते हुए या जिसको यूज़ करते हुए प्रोग्रामर अपना प्रोग्राम लिखता है। शुरू में प्रोग्राम को लिखने के लिए प्रोग्रामर जो था वो स्टैंड अलोन टूल्स यूज़ करता था। स्टैंड अलोन टूल्स मीन्स ऐसे टूल्स जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते थे। फॉर एग्जांपल एडिटर एक अलग टूल था, कंपाइलर एक सेपरेट टूल था, लिंकर एक सेपरेट टूल था, डिबगर एक सेपरेट टूल था। ठीक है, ये 4 सेपरेट टूल्स थे। इन सेपरेट टूल्स को यूज़ करते हुए प्रोग्रामर अपना प्रोग्राम लिखा करता था। लेकिन फिर अब के टाइम पे प्रोग्रामर ने एक न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट किया। इस इन्वायरमेंट का नाम है IDE। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये कौन सा इन्वायरमेंट है जो इन सब टूल्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आता है। इन सारे टूल्स को मर्ज कर देता है किसी एक लैंग्वेज में, किसी एक टूल में, किसी एक सॉफ्टवेयर में। ठीक है, और वहाँ पे जाके आप ये सब काम जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को राइट करवाना, उसको एग्जीक्यूट करवाना, उसको कंपाइल करवाना, उसको एरर फ्री करना यानी कि उसको डिबग करना, ये सारे काम किसी एक प्लेटफॉर्म पे होना स्टार्ट हो गए थे। तो इस मीन जो स्टैंड अलोन टूल्स थे उन टूल्स को रिप्लेस कर दिया है इस IDE के इन्वायरमेंट ने। ठीक है, ये IDE इन्वायरमेंट क्या करता है इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IDE ने क्या किया। उसके डिफरेंट ये मॉड्यूल्स हैं, उसने इन डिफरेंट मॉड्यूल्स को कंबाइन करके पूरा एक इन्वायरमेंट बना दिया। दैट इन्वायरमेंट्स नेम इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ये क्या है? इट इज़ द सेट ऑफ प्रोसेस और प्रोग्रामिंग टूल्स विच वी यूज्ड टू मेक आ प्रोग्राम, टू डेवलप आ प्रोग्राम। अब ये आपने IDE का कॉन्सेप्ट ले लिया। IDE ने इन सब स्टैंड अलोन प्रोग्रामिंग टूल्स को कंबाइन करके एक प्लेटफॉर्म बना दिया, पूरा एक पैकेज बना दिया है, पूरा एक एप्लीकेशन पैकेज बना दिया है। और उस पर अब डेवलपर के लिए ईजी हो गया है अपने प्रोग्राम को लिखना, उसको मॉडिफाई करना, उसको डिबग करना और उसको एग्जीक्यूट करना। अब डिटेल में इसी चैप्टर का जो पोर्शन है IDE के इन मॉड्यूल्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है या ये किस तरीके से हमारे इस पूरे प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को, हमारी डिमांड्स को फुलफ़िल करते हैं, वो अब मैं आपको नेक्स्ट डिस्कस करने वाली हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, मैं अब आपसे डिस्कस करने वाली हूँ IDE के मॉड्यूल्स। IDE के मॉड्यूल्स आपके पास सामने लिखे हुए आ रहे हैं। 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर और डिबगर। ये 5 मॉड्यूल्स को कंबाइन करने से आपका पूरा IDE का मॉड्यूल डिस्क्राइब होता है, पूरा इन्वायरमेंट बनता है। टेक्स्ट एडिटर इज़ द सिंपल मॉड्यूल। इसमें आपने अपना जो आप जब इस डेव का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम्स में, तो आपके सामने एक जो फ्रंट पेज ओपन होता है उसमें आपने जो टेक्स्ट लिखा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोग्राम है, आपकी जो बुक में प्रोग्राम गिवन है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके, क्योंकि हमने एग्जांपल देनी है तो इसलिए मैं शॉर्ट यूज़ कर रही हूँ प्रोग्राम। आपने ये पास करवा दिया है, तो ये सिंपल आपका एक लिखा हुआ टेक्स्ट है जो आपको फ्रंट इंटरफेस पे, जो जब आप IDE का जो सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं डेव, वो आप जैसे ही ओपन करते हैं तो जो सामने वाला आपका रिटन एरिया आता है उसको आप बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे आप अपना पूरा प्रोग्राम को लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका कंपाइलर। लेट्स सपोज एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको मैं अभी डिटेल में बताती हूँ इसमें क्या क्या हुआ है। अभी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग कंपाइलर। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने कंपाइलर और इंटरप्रिएटर दोनों में बहुत डिटेल में डिस्कशन की थी। कंपाइलर बेसिकली क्या होता है? आपका एक ट्रांसलेटर है जो आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके देता है। इसके अलावा इस कंपाइलर को यूज़ करते हुए आपका सिंटैक्स एरर, अगर आपके प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स का एरर आ गया, उसको फाइंड आउट करना कंपाइलर के लिए बहुत ईजी है।
बस सी के में आपने एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाइलर में याद रखनी है बात कि जब ये कन्वर्ट कर रहा होता है किसको, सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, या आप कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, तो ये एक्सटेंशन चेंज करता है। एक्सटेंशन क्या होती है, किसी प्रोग्राम को जब सेव करवाया जाता है तो सेव करवाने के बाद उस फाइल का नेम और फाइल के नेम के साथ उसकी एक्सटेंशन ज़रूर मेंशन की जाती है, क्योंकि वो एक्सटेंशन बताती है कि आपकी ये फाइल किस टाइप की है। एक्सटेंशन की टाइप, एक्सटेंशन का नेम हमें डिस्क्राइब करता है कि फ़ाइल किस टाइप की है या फाइल किस सॉफ्टवेयर में बनी हुई है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, क्योंकि इसका काम है अपने हाई लेवल लैंग्वेज कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, तो जब ये कन्वर्जन कर रहा होता है तो ये साथ में एक्सटेंशन भी कन्वर्ट कर रहा होता है। जो आपके पास प्रोग्राम में लिखी गई एक्सटेंशन होती है वो होती है .c। जब ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोग्राम अपने सोर्स कोड में, जो वो कोड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में जब कन्वर्ट हो जाता है, इट्स मीन वो कोड जो मशीन को अंडरस्टैंडेबल है, तो वो डिस्क्राइब होता है .obj ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो इसकी एक्सटेंशन आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज के लिए भी आता है और इसको आपने माइंड में रखना है कि वो .c की एक्सटेंशन को भी कंपाइलर चेंज कर देता है। प्रोग्राम जिस एक्सटेंशन के साथ लिखा गया होता है वो एक्सटेंशन होती है .c, और जब वो एक्सटेंशन, जब वो कोड कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी एक्सटेंशन चेंज हो जाती है और वो हो जाती है OBJ, और साथ में डॉट ज़रूर लगाना है आपने, डॉट पहले यूज़ करना है आपने, .obj। नेक्स्ट आपके पास एक और मॉड्यूल आ जाता है जिस मॉड्यूल का नाम है जी लिंकर। लिंकर किस तरीके से काम करता है उसको डिसाइड करने से पहले मैं आपको प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन बता दूं। आपके पास यहाँ पे वर्ड आया हुआ है हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड क्या काम करता है, हैश इंक्लूड ये आपकी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इसके अलावा आप यहाँ पे हैश डिफाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपकी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। मैंने हैश इंक्लूड यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे जो आपके लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर ये चीज़ पास हुई हुई है, इसको आप बोलते हैं हेडर फाइल। ये पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम के पोर्शंस आपको बता रही हूँ, इसको आप कहते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल की डिटेल एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी है आपने, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की भी डिटेल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़नी है आपने। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, वॉइड। ये आपके पास एक फंक्शन पास हुआ है मेन। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पे एक पैरामीटर दिया हुआ है वॉइड। इस वॉइड का और इस वॉइड का दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। इस वॉइड का मतलब है यह कोई फंक्शन है जो आपको वैल्यू पास नहीं करवा रहा। वैल्यू पास कैसे करवाएगा और वो मैं वो भी बताती हूँ आपको। वॉइड इस मीन ये इस चीज़ को जो ब्रैकेट के अंदर लिखा आता है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे नल। इसको वॉइड को ना भी लिखें तो इट्स ओके। यहाँ पे इसको बोलते हैं आप पैरामीटर, या इसको आप बोलते हैं आर्गूमेंट। ठीक है, मेन फंक्शन लगा हुआ है, मेन फंक्शन के साथ आपका क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर कोई पैरामीटर पास हुआ है, और वो कौन सा पैरामीटर है, वॉइड का पैरामीटर है। वॉइड का मतलब होता है नल, नो वैल्यू, जीरो। ठीक है, इसके बाद प्रोग्राम की आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। प्रिंट एफ, ये भी एक फंक्शन यूज हुआ है। ये फंक्शन किसका है, studio.h का। ठीक है, हेडर फाइल का ये फंक्शन है। अगर यहाँ पे मैं हेडर फाइल चेंज कर देती हूँ ना, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देती हूँ conio.h। ठीक है, conio.h अगर ये हेडर फाइल यूज करती हूँ तो मेरा जो मेन बॉडी का फंक्शन है यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रिंट एफ नहीं आएगा, कुछ और आएगा। इन हेडर फाइल्स को और इनसे रिलेटेड जो फंक्शंस यहाँ पे पास होते हैं उनको भी डिस्क्राइब करना है हमने, वो भी रीड करेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन का डायरेक्ट रिलेशन होता है हेडर फाइल से, studio.h से। इसके बाद आपके अंदर एक स्ट्रिंग पास हुई है, एक कैरेक्टर पास हुआ है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान आपकी आउटपुट आ जाएगा। मतलब ये फंक्शन कह रहा है वॉइड मेन का कि प्रिंट एफ के अंदर जो लिखी गई स्टेटमेंट है, याद रखिएगा हमेशा वो स्टेटमेंट जो आउटपुट में आपने आंसर में लिखनी होती है, वो स्टेटमेंट से पहले जो फंक्शन होता है उस फंक्शन का नाम होता है प्रिंट एफ। इसका मतलब है ये फंक्शन आउटपुट की फॉर्म में आएगा। पाकिस्तान इस मीन ये पूरी जो स्ट्रिंग है विद साइंस आपकी आउटपुट की फॉर्म में आएगी, तो पाकिस्तान इसका आंसर आ जाएगा। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो आपने टेक्स्ट एडिटर का टॉपिक लिखने के बाद ये एग्जांपल आपने ज़रूर देनी है, तब आपका ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर्स में ज़रूर आता है। नेक्स्ट अब मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ लिंकर्स के बारे में। लिंकर कैसे काम, सोर्स प्रोग्राम जब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज हो जाता है, जब सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, जो ये काम किसका है, आपके कंपाइलर का। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, जब सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम
के बाद लिंकर आ जाता है। ये लिंकर क्या करता है, इस प्रोग्राम को सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में आपको एग्जीक्यूट करके देता है आपकी आउटपुट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के बाद। और अगर लेट्स सपोज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन लिंकर को किसी वजह से फंक्शन नहीं मिलता, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम से फंक्शन नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, किसी की लाइब्रेरी से फंक्शन को खुद से रिप्लेस कर लेता है, उसको एज्यूम कर लेता है। एज्यूम करके आपकी फाइल एग्जीक्यूट करके सिंगल फॉर्म में ज़रूर रिटर्न करता है। तो लिंकर के पास दो एडवांटेज हैं। लिंकर दो आपके बहुत अच्छे से काम करता है। एक काम एग्जीक्यूट करके देता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को, और अगर उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में लेट्स सपोज उसको फंक्शन नहीं मिलता तो वो खुद से सी की लाइब्रेरी से फंक्शन को एज्यूम कर लेता है, उसको रिप्लेस कर लेता है एंड देन उस फाइल को एग्जीक्यूट करके दे देता है, ठीक है। अब सी की लाइब्रेरी क्या होती है, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी लैंग्वेज में उनकी अपनी एक लाइब्रेरी होती है जिसमें उसके रिजर्व वर्ड्स सेव होते हैं। रिजर्व वर्ड्स अभी इस लेक्चर का हिस्सा है, उसको भी अभी डिटेल में बताऊंगी। रिजर्व वर्ड्स होते हैं, वहाँ पे कुछ फंक्शंस भी ऑटोमेटिकली मतलब प्री डिफाइंड होते हैं उस सॉफ्टवेयर में। आईडीई में प्री डिफाइंड जो चीज़ होती है उसको आप बोलते हैं, मतलब वो जहाँ पे फंक्शन को कहीं कॉल करना होगा और उसको फाइंड नहीं होगा तो वहाँ से लाइब्रेरी से उन फंक्शंस को ले लेगा। और ये काम भी लिंकर के पास है, ये एबिलिटी भी लिंकर की है कि वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस करके फंक्शंस को आपकी फाइल एग्जीक्यूट करके सिंगल फॉर्म में रिटर्न करा देता है। नेक्स्ट है लोडर। लोडर का सबसे ईजी काम है, ये मेमोरी से प्रोग्राम को लोड करता है एंड देन एग्जीक्यूट करवा देता है, ठीक है। लोडर क्या करता है, मेमोरी से प्रोग्राम को रीड करता है एंड देन एग्जीक्यूट करवा देता है। डिबगर का भी आपने डिटेल में पढ़ा है। डिबगर क्या काम करता है, बग्स को रिमूव करता है। पहले बग्स को फाइंड करता है, बग्स किसे बोलते हैं, वायरस को। बग्स को फाइंड आउट करना एंड देन उन बग्स को रिमूव कर देना, ये पूरा काम है आपके डिबगर का, ठीक है। ये आपके 5 मॉड्यूल्स हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन भी है और आएगा भी आपका ज़रूर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपने मेरे से ज़रूर पूछना है। नेक्स्ट इसी लेक्चर का हिस्सा है प्रोग्रामिंग की बेसिक्स। प्रोग्रामिंग की बेसिक्स क्या हैं, उसके कुछ करेक्टर सेट हैं, वो डिस्कस करती हूँ अब मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट आपके इसी चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पूछा जा सकता है। प्रोग्रामिंग की बेसिक्स क्या है, प्रोग्रामिंग किस चीज़ पे बेस करता है। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सी लैंग्वेज की करेक्टर्स। करेक्टर्स किस चीज़ के होते हैं, करेक्टर्स आपके कंटेन करते हैं लेटर्स, कुछ डिजिट्स और कुछ स्पेशल करेक्टर्स। लेटर्स आपको पता है अपर केस भी हो सकते हैं A से Z तक, और आपके लोअर केस भी मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। डिजिट्स आपके 0 से 9 तक जितनी भी काउंटिंग के डिजिट्स हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं। आपकी बुक में मल्टीपल पूरा टेबल गिवन है, आप रैंडमली उनमें से जो आपको याद होते हैं आप उनकी शेप्स विद नेम, ठीक है, उनके शेप नहीं साइन विद नेम मेमोराइज कर लीजिएगा और स्पेशल कैरेक्टर की एग्जांपल में वो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ज़रूर राइट कीजिएगा। ये प्रोग्रामिंग की बेसिक्स हैं जो कुछ उसके कैरेक्टर सेट्स हैं। ये किसके कैरेक्टर सेट हैं, सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट कंटेन करते हैं लेटर, डिजिट्स एंड कुछ सम स्पेशल कैरेक्टर्स। लेटर्स में वो अल्फ़ाबेट्स को काउंट करता है, डिजिट्स में वो 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग को, और स्पेशल सिंबल्स या स्पेशल कैरेक्टर्स ये हैं रैंडमली आप इनमें से कोई से 10 to 15 मेमोराइज कर लें, और अगर लेट्स सपोज क्वेश्चन आता है तो एग्जांपल के साथ ज़रूर इस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करें। नेक्स्ट अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रिजर्व वर्ड्स के बारे में। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स आपके क्या हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस। इनका प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कोई स्पेशल पर्पस होता है, उसको आप बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। रिवर्स वर्ड्स, इसकी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये भी आपके सिस्टम में डिफ़ॉल्ट होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसकी सी की लाइब्रेरी के अंदर। इसको आप कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। और ये हमेशा, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इनको हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है। ये टोटल 32 होते हैं, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स की डेफिनेशन क्या है, विच इज़ वेरी स्पेशल पर्पस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कीवर्ड्स, इट कंटेन्स 32 वर्ड्स,
ठीक है, ये 32 वर्ड्स में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट रिजर्व वर्ड्स इज के दे आर ऑलवेज रिटन इन लोअर केस। इनको हमेशा छोटे अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में लिखा जाता है। आपकी बुक में मल्टीपल रिजर्व वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैंने रैंडमली आपके पास कुछ लिख दिए हुए हैं। आपको जितने मेमोराइज होते हैं, जितने मैक्सिमम मेमोराइज होते हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड की भी डेफिनेशन आती है, तो आप इसकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल्स ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजर्व वर्ड क्या है, या समटाइम्स आ जाता है जी कीवर्ड्स क्या हैं, तो रिजर्व वर्ड का दूसरा नाम कीवर्ड्स है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेडर फाइल का। अब नेक्स्ट आपको मैं हेडर फाइल के बारे में बताऊंगी। जी स्टूडेंट्स, हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? हेडर फाइल जनाब, जब आपका कोई सी लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम होता है, वो सी लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम, उसके अंदर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन होते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं। वो फंक्शंस क्या काम करते हैं? वो फंक्शंस सी की लाइब्रेरी से कुछ हेडर फाइल्स को लेते हैं। एक्चुअली वो फंक्शंस उन हेडर फाइल्स के ही होते हैं। मतलब हेडर फाइल क्या होती है, अभी आप लोगों ने पढ़ी थी, मैंने जो प्रोग्राम में लिखवाया था, हैश इंक्लूड भी था और डिफाइन का भी मैंने ऑप्शन दिया था, हैश इंक्लूड, और फिर लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर मैंने लिखवाई थी एक हेडर फाइल std studio.h। ठीक है, ये एक हेडर फाइल थी ये। तो ये हेडर फाइल बेसिकली सी की लाइब्रेरी में हेडर फाइल्स होती हैं। इन हेडर फाइल्स के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, और सी लैंग्वेज क्या करती है, इन्हीं फंक्शंस को यूज़ करते हुए अपनी इनपुट और आउटपुट आपको प्रोवाइड करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हर फंक्शन की अपनी अपनी हेडर फाइल है। लेट्स सपोज एक हेडर फाइल है जिसका नाम है studio.h। इसका फंक्शन है प्रिंट एफ और स्कैन एफ। अब प्रिंट एफ का अलग काम होगा, स्कैन एफ का अलग काम होगा। सिमिलरली एक और फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है, conio.h। इसकी अलग दो हेडर फाइल हैं, getch एंड getche। इसी तरह एक और हेडर फाइल है जो मैथ से रिलेटेड है। मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेडर फाइल यूज़ करती है, जैसे स्क्वायर रूट, पावर, साइन। इसी तरह कॉस भी हो सकता है और आपका टेन भी हो सकता है। ठीक है, तो मैथ की हेडर फाइल ये है और उससे रिलेटेड फंक्शंस इस तरीके से हैं। हर सी की लाइब्रेरी में अपनी अपनी हेडर फाइल्स होती हैं और उन हेडर फाइल्स के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को यूज़ करते हुए प्रोग्रामर अपनी इनपुट और आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। इनका काम यही है, इनपुट और आउटपुट, इन फंक्शंस का काम ये है इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करना, तभी आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। और ये फंक्शंस डायरेक्टली किस चीज़ से लिंक होती हैं, हेडर फाइल से, क्योंकि ये हेडर फाइल्स ही एक्चुअली इन फंक्शंस को डिस्क्राइब करती है, इन फंक्शंस के सॉल्व करती है। लाइक अगर मैंने हेडर फाइल studio.h पुट की है, इट्स मीन अगर किसी प्रोग्राम में, तो इसका मतलब है इसके दो फंक्शंस कौन से मैं इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करूँगी, प्रिंट एफ और स्कैन एफ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे conio.h की हेडर फाइल यूज़ करती हूँ, इट्स मीन उस प्रोग्राम के इनपुट और आउटपुट को फाइंड आउट करने के लिए या लिखवाने के लिए मैं getch और getche का फंक्शन यूज़ करूँगी, मैं कोई और फंक्शन यूज़ नहीं करूँगी। और अगर कोई प्रोग्राम है जो मेरा मैथ से रिलेटेड है, जो मुझे पता है कि ये मेरी किसी मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो वहाँ पे मैं कौन सी हेडर फाइल देती हूँ, math.h। ठीक है, यहाँ पे math.h की हेडर फाइल दूंगी, तो math.h ऑटोमेटिकली मेरी इन फंक्शंस को यूज़ करके अपनी इनपुट और आउटपुट मुझे प्रोवाइड करेगी, यूज़ करके देगी। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हेडर फाइल का। ये भी शॉर्टकट के लिए आता है। यहाँ पे मैं अपने लेक्चर का एंड करूँगी। नेक्स्ट अपने लेक्चर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और इस चैप्टर का है कि सी का स्ट्रक्चर किस तरीके से लिखा जाता है, वो अपने मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। मेरे काइंडली इस लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो। थैंक यू सो मच।